हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है दैट इज़ द केमिकल रिएक्शंस, और वो फिनॉल्स के लिए हम स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन स्टडी किया है। आज हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो इसके अंदर आप देखिए कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है आपको फिनॉल्स की मिलेगी, जिसमें पहली टाइप हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो जिस तरह से हमने हेलो अरेंस के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन स्टडी किया है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी, बिल्कुल वैसी ही रिएक्शंस आपको यहाँ पर फिनॉल्स के अंदर भी मिलेगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन फिनॉल्स द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ऑन द एरोमेटिक रिंग आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इसमें क्या होगा, द OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स इट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन and also it directs the incoming electrophile at ortho and para positions in the ring, as these positions become electron rich due to the resonance effect caused by hydroxyl group। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इस पर से आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है, तो इट विल बी डीलोकेलाइज्ड। तो देखिए क्या हो रहा है, इसका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरह से शो करेंगे। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया एंड दिस इज़ OH प्लस। फिर इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कीजिए तो ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से है। फिर आप इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करो, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ और फाइनली लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल्स हैं। और आप इन सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर देख रहे हो कि ये वाली ऑर्थो पोजीशन और ये वाली ऑर्थो पोजीशन दोनों जगह पर आपको जो है निगेटिव चार्ज दिख रहा है और पैरा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पोजीशंस, जिसमें से 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन, ये 3 पोजीशंस इलेक्ट्रॉन रिच बन रही है, इसलिए इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करेगा। तो जनरली हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको फिनॉल के साथ जो है इलेक्ट्रोफाइल को जो है रिएक्ट करना है, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। तो ये फिनॉल जो है इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पर भी ऐड करेगा और यही फिनॉल इस इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पर भी ले जाएगा। तो इस तरह के जो है प्रोडक्ट जो है बनने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन हम स्टडी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये बात आपको समझ में आ गई कि फिनॉल के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। तो विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर दैट इज़ अबाउट 298 केल्विन, फिनॉल यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रेशन हम रिएक्शन कर रहे हैं। पहली रिएक्शन हमारे पास है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में जो है हमारे पास 2 रिएक्टिविटी है, जिसमें से पहली रिएक्टिविटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ है। तो लुक हियर, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल और इसको आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट करना है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ फिनॉल को जब रिएक्ट करोगे तो आपको जो है 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पहला जो प्रोडक्ट होगा दिस इज़ ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, इसको आप नाम दीजिए O नाइट्रोफेनॉल। और दूसरा जो इसके साथ प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो हम इसको जो है नाम दे रहे हैं P नाइट्रोफेनॉल। प्लस यहाँ से आप देखोगे
कि साइड प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो हम उसको नहीं भी शो किए तो कोई बात नहीं है, मेजर प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो चीफ प्रोडक्ट जो है वो बन रहे हैं। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसमें से कौन सा जो है मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। आप ये दोनों प्रोडक्ट्स को जो है स्टीम डिस्टिलेशन से जो है सेपरेट कर सकते हो। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज़ अ स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while para-nitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding which causes the association of the molecule। तो यहाँ पर आप देखिए ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में आपको जो है क्या मिलता है और पैरानाइट्रोफेनॉल में क्या मिलता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो है ये स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है, इसलिए स्टीम डिस्टिलेशन से आप इसको जो है इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के अंदर आपको मिलेगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो नाइट्रो ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है किस तरह से बॉन्डिंग शो करेगा वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ फेनॉल। उसके बाद यहाँ पर जो है नाइट्रो ग्रुप, इसका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, तो ये प्लस ये माइनस। तो इस तरह से नाइट्रो ग्रुप को हम यहाँ पर ओपन करेंगे। तो आप देखिए कि ये निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन और ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच में आपको मिलेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस इज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलता है जो इसके अंदर जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा। तो ये जो है आप बहुत आसानी के साथ स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। अब देखते हैं कि पैरानाइट्रोफेनॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किस तरह से मिलेगी। तो लेट अस सी, 2 मॉलिक्यूल्स मैं यहाँ पर पैरानाइट्रोफेनॉल की जो बनाता हूँ और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो लुक हियर, ये मेरे पास नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर उसके बाद आप देखिए दूसरा पैरानाइट्रोफेनॉल मैं बना रहा हूँ। तो ये दोनों के बीच में देखिए ये डेल्टा प्लस है और ये माइनस, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको इसके अंदर जो मिलेगी। और इसी तरह से वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो ये मॉलिक्यूल जो है स्टीम वोलेटाइल नहीं है या लेस वोलेटाइल है, इसलिए स्टीम डिस्टिलेशन से ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल से आप इसको जो है इजीली सेपरेट कर सकते हो। अब ध्यान रखना है कि ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आपको जो है मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स मिलता है जिसको आप ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल कहोगे। अब यही रिएक्टिविटी आप जो है कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड उसके साथ अगर करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम देखेंगे। तो विथ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फेनॉल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल दैट इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि द यील्ड ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज पुअर। तो यहाँ पे देखिए दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ फेनॉल और इसको आपने रिएक्ट करना है कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यू गेट द प्रोडक्ट, दोनों ऑर्थो पोजीशन नाइट्रो ग्रुप से ऑक्युपाइड होगी और पैरा पोजीशन, तो हम इसको नाम देंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल और इसका एक नाम है पिक्रिक एसिड। तो ध्यान रखिए नाइट्रेशन जो है आपको 2 रिएक्टिविटी मिलेगी, एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जिसमें मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल मिलेगा और दूसरी रिएक्टिविटी कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जिसमें आपको प्रोडक्ट मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल और पिक्रिक एसिड। सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ फेनॉल विद नाइट्रिक एसिड एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, चलिए दूसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेंगे। तो वो रिएक्शन को हम नाम देते हैं सल्फोनेशन। तो इसमें सल्फोनेशन की बजाय हम यहाँ हेलोजेनेशन देखेंगे। तो ऑन हीटिंग फेनॉल विद ब्रोमीन डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो यहाँ पर आपको जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करना है। तो पहली कंडीशन, तो उस रिएक्शन को हम नाम देंगे ब्रोमिनेशन।
तो नाइट्रेशन के बाद दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ब्रोमिनेशन। तो आपको यहाँ पर जो है ब्रोमीन के साथ जो है रिएक्ट करना है। तो ब्रोमीन यहाँ पर जो है दो डिफरेंट कंडीशन में। तो पहली कंडीशन, व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट in solvent of low polarity such as carbon tetrachloride, carbon disulfide or chloroform, and at low temperature monobromofenols are produced। तो यहाँ पर जो है ये कुछ रिएक्शन कंडीशन है। तो देखिए पहले फेनॉल मैं लिखता हूँ और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लो पोलरिटी सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर आप यहाँ पर जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो, या फिर आप क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में रिएक्शन जो कर सकते हो। और यहाँ पर रिएक्शन का जो टेम्परेचर होगा 273 केल्विन होगा, 273 केल्विन। तो आपको दो मोनोब्रोमोफेनॉल मिलेगा, एक होगा ऑर्थोब्रोमोफेनॉल और दूसरा होगा पैराब्रोमोफेनॉल। दिस इज़ O bromophenol and this is P bromophenol, और साइड प्रोडक्ट HBr जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो HBr, ये इसका जो है साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स इसमें जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ऑर्थोब्रोमोफेनॉल जो होगा ये माइनर प्रोडक्ट होगा और पैराब्रोमोफेनॉल जो होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। उसका रीज़न आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ब्रोमीन ये दोनों एग्जैक्टली आपस में एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पर है, इसलिए कोई स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस आपको इस मॉलिक्यूल के अंदर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो है ये दो मोनोब्रोमोफेनॉल्स मिलेंगे। तो द यूजुअल हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड सच एज FeBr3। यूजुअल जो है आप हैलोजेनेशन करोगे तो वहाँ पर जो लुइस एसिड कैटलिस्ट लगेगा जो कि FeBr3 दैट इज़ फेरिक ब्रोमाइड, इसके प्रेजेंस में आप जो ये रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि ये फेरिक ब्रोमाइड क्या करेगा, इट पोलराइजेज द हैलोजन मॉलिक्यूल एंड इन केस ऑफ फेनॉल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। तो यहाँ पर जो है पोलराइजेशन ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो Br2 ले रहे हो या सिंपली हैलोजन है, ये जो है लुइस एसिड कैटलिस्ट के एब्सेंस में भी हो सकता है। ठीक है, एंड इट इज़ ड्यू टू द हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग, वो इसके प्रेजेंस की वजह से होगा। ठीक, तो ये जो है पहली कंडीशन है ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ द लो पोलर सॉल्वेंट दैट इज़ कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट जो दूसरी रिएक्शन है ब्रोमीन की। तो व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर वी गेट 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। तो ये जो है वाइट प्रेसिपिटेट के तौर पर जो है ऑब्टेन होगा। तो चलिए देखते हैं उसमें जो है आपको क्या रिएक्टिविटी मिलती है। अब यही ब्रोमीन आपको जो है वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करना है। तो लुक हियर, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ फेनॉल और इसे जो है आपको Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये जो है रिएक्ट करना है। तो ब्रोमीन के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो इसमें ध्यान रखिए कि 3 मॉलिक्यूल जो है इसमें ब्रोमीन का लगेगा। तो आप इसको प्लस करके भी लिख सकते हो, लुक हियर, इस तरह से भी आप कर सकते हो, प्लस 3Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हम इस रिएजेंट को नाम देंगे ब्रोमीन वाटर, दिस इज़ कॉल्ड एज ब्रोमीन वाटर। तो आपको जो है एक प्रोडक्ट मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट और वो होगा इट इज़ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल और साइड प्रोडक्ट आपको मिलेगा 3 नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये मॉलिक्यूल जो है मिलता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट आपको जो है ऑब्टेन होगा। तो ये जो है रिएक्शन हो गई हैलोजनेशन की। ठीक है, चलिए अब एक रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, उसका जो है नाम होगा कोब्स रिएक्शन। तो चलिए देखो, ये जो है नेम रिएक्शन में इस टाइप की जो है रिएक्शन जो है आ सकती है। रिएक्शन दी रहेगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से नेम रिएक्शन है, या फिर जो है नेम दिया रहेगा और उसमें जो है रिएक्शन जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस नेम की जो रिएक्शन है वो 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सी है। तो
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोप्स रिएक्शन। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि फेनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फेनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ इवन मोर रिएक्टिव देन फेनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो एग्जांपल है। तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज़ फॉर्म एज द मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि फ़ेनॉल को जो है रिएक्ट करना है जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा। अब देखिए इसमें रिएक्शन जो है क्या होगी, पहले फ़ेनॉल को आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए तो ये बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड। फिर आप इस सोडियम फेनॉक्साइड को जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसका एसिडिफिकेशन करो तो यू विल गेट सैलिसिलिक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो लुक हियर, पहले हम जो है फ़ेनॉल लेते हैं और इसको जो है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करो तो दिस फेनॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम फेनॉक्साइड। तो ध्यान से सुनिए, कंपेयर टू फेनॉल सोडियम फेनॉक्साइड इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पर जो है पहली रिएक्टिविटी आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए और दूसरी रिएक्टिविटी एसिडिफिकेशन। तो ऑर्थो पोजीशन पर आप देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा। तो ये जो फ़ेनॉल का जो सोडियम सॉल्ट है ये जो है वापस एसिडिक कैरेक्टर में जो है कन्वर्ट होगा और इस तरह से आपको ये जो प्रोडक्ट मिलता है दिस इज़ कॉल्ड एज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका एक दूसरा नाम है सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल जो है यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड एंड दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज कोप्स रिएक्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, उसका नाम है राइमर टीमन रिएक्शन। नेम ऑफ द रिएक्शन इज राइमर टीमन रिएक्शन। आपको जो है नेम रिएक्शंस को ख़ास तौर से जो है याद रखना है कि कौन सा जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके ऊपर रिएजेंट क्या है। तो ध्यान रखना है कि ऑन ट्रीटिंग फेनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड aldehydic group is introduced at ortho position of the benzene ring and this reaction is known as Reimer-Tiemann reaction, and the intermediate substituted benzyl chloride is hydrolyzed in presence of alkali to produce salicylaldehyde। तो यहाँ पर जो है एक इंटरमीडिएट बनेगा। तो पहले आप जो है फेनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ जो है रिएक्ट कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए देखते हैं वो रिएक्टिविटी क्या होगी। दिस इज़ फेनॉल, तो आपको क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा ONA, और यहाँ पर जो ये बनेगा CHCl2। तो ये जो इंटरमीडिएट है इस इंटरमीडिएट का नाम है बेंजल क्लोराइड। तो ये जो है सोडियम सॉल्ट है बेंजल क्लोराइड का, ये एक इंटरमीडिएट बनता है। फिर आप इसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको आप रिएक्ट करोगे तो ये जो क्लोरीन है ये जो है क्लोरीन यहाँ से निकलकर इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन अटैच होगा और अल्डिहाइडिक ग्रुप ये फॉर्म होगा। तो लुक हियर ONA और यहाँ पर बन जाएगा CHO ग्रुप। 2 क्लोरीन निकलने से जो 2 वैलेंसी खाली होगी वो ऑक्सीजन जो है ऑक्यूपाई करेगा डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, जो है ये ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड होगा। तो इस तरह से ये अल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद आप इसका जो है एसिडिफिकेशन कीजिए H+ के साथ, जब रिएक्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा OHCHO और इस मॉलिक्यूल का नाम है सैलिसिलल्डिहाइड। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज सैलिसिलल्डिहाइड, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज सैलिसिलल्डिहाइड।
हाँ, सैलिसिलल्डिहाइड। ओके, तो इस तरह से इस रिएक्शन का जो नेम है दैट इज़ राइमर टीमन रिएक्शन। तो ये जो है आपको इंटरमीडिएट मिलता है। इंटरमीडिएट का जो है एसिडिफिकेशन करने पर जो है यहाँ पर जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको करना है, तो ये जो है प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल सैलिसिलल्डिहाइड दैट इज़ 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। तो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। तो चलिए देखते हैं कि जिंक डस्ट के साथ जो है फिनॉल का क्या प्रोडक्ट बनता है। तो जिंक डस्ट यहाँ पर पाउडर फॉर्म में जो है हम जिंक जो है यूज़ करेंगे उसको जनरली हम जिंक डस्ट कहते हैं। तो फिनॉल इज़ कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। तो देखिए यह है फिनॉल, आप इसको जो है जिंक के साथ रिएक्ट कीजिए, दिस इज़ जिंक डस्ट एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज़ हीटेड। तो ये डायरेक्टली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन में कन्वर्ट होगा और ये बनेगा जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब आप इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हो। तो दिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन बेंजीन फ्रॉम फिनॉल बाय द एक्शन ऑफ जिंक डस्ट। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। तो देखिए फिनॉल का ऑक्सीडेशन करने पर हमको जो है क्या मिलता है। तो लुक हियर, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो इसमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट डाइकीटोन known as benzoquinone, and in presence of air phenols are slowly oxidized to dark colored mixtures containing quinones। तो आप यहाँ पर जो है क्रोमिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो या फिर सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हो। तो एसिडिक मीडियम के अंदर जो है आप इसको रिएक्ट कीजिए, तो फिनॉल जो है ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर क्यूनोन के अंदर जो है कन्वर्ट होगा, जिसको आप बेंजोक्यूनोन जो है कह सकते हो। ये एक तरह का जो है डाइकीटोन होता है। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल। इसे आप जो है सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इन सल्फ्यूरिक एसिड, इसको जो है रिएक्ट कीजिए, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन होगा और ये मॉलिक्यूल जो है इस तरह से डाइकीटोन में कन्वर्ट होगा और इस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजोक्यूनोन। दिस इज़ कॉल्ड एज बेंजोक्यूनोन, इट इज़ अ कीटोन, डाइकीटोन है। तो दिस इज़ एन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो इस तरह से ये बहुत सारी जो है केमिकल रिएक्शंस हो गई। अब लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर जो है अल्कोहल फिनॉल का, उसमें जो है एक लास्ट टॉपिक है, अभी ईथर बाकी है वो हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल्स। तो चलिए देखते हैं, इसके अंदर हम दो अल्कोहल जो स्टडी करेंगे, एक मिथेनॉल और दूसरा इथेनॉल। तो कमर्शियल इम्पोर्टेंस इसका जो है बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल्स। तो मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर अमंग द टू कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल्स। तो ये दो अल्कोहल हम इसमें डिटेल में जो स्टडी करने वाले हैं। तो पहला हम यहाँ पर लेंगे मीथेनॉल, जिसको आप मिथिल अल्कोहल भी कह सकते हो, और इसका फार्मूला है CH3OH। दिस इज़ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल दैट इज़ CH3OH ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट, इसको जो है आप वुड स्प्रिट भी कह सकते हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वुड स्प्रिट। इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। जो लकड़ी होती है उसका आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करना है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड जब आप जो है ये प्रोसेस कैरी आउट करोगे तो यू विल फाइंड द मॉलिक्यूल वुड स्प्रिट, दैट इज़ नथिंग बट मिथिल अल्कोहल, और इट इज़ IUPAC, its IUPAC name is methanol. So today most of the methanol is produced by catalytic hydrogenation of carbon monoxide at high pressure and temperature in presence of zinc oxide and Cr2O3 catalyst. तो अब यहाँ पर जो है
पहले तो वुड स्पिरिट जो है ये बनता था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, लेकिन अब जो है बहुत ही लार्ज स्केल पर जो मिथेनॉल बनता है तो उसके अंदर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कीजिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल इज़ प्रोड्यूस्ड। तो देखिए क्या होगा, दिस इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड 2H2। इसको जो है आपको क्या करना है कि इसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर जो रिएक्ट करना है, तो 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें लगेगा, 200 to 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और इसी तरह से इसका जो है टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर, दैट इज़ अबाउट 573 केल्विन टू 673 केल्विन, 573 केल्विन टू 673 केल्विन। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा ZnOCr2O3, ये जो है यहाँ पर जो कैटलिस्ट आप जो है यूज़ करोगे तो यू विल गेट द प्रोडक्ट मीथेनॉल। तो इस तरह से आपको मिलेगा CH3OH। तो ये जो है कमर्शियल प्रोडक्शन है मीथेनॉल का, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से जो है प्रोड्यूस होता है। तो मीथेनॉल इज़ अ कलरलेस लिक्विड एंड बॉइल्स एट 337 केल्विन। तो मीथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 337 केल्विन है। इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर एंड इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटी कॉजेस इवन डेथ। अगर आप जो है मिथेनॉल, ये पॉइजनस नेचर का होता है, अगर इसकी स्मॉल क्वांटिटी अगर कोई इनहेल कर लेता है, इसको इंजेक्ट कर लेता है, तो ये जो है ब्लाइंडनेस जो है क्रिएट करता है, और लार्ज क्वांटिटी अगर कोई इंजेक्ट कर ले या अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर ले तो उसकी वजह से उस पर्सन की जो है डेथ हो सकती है। तो ये जो है बात ध्यान रखना है कि ये मिथेनॉल है तो बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल, लेकिन ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। तो मिथेनॉल इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट, वार्निशेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। आप जब मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन कीजिए तो ये फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जो कन्वर्ट होगा। ठीक, तो इस तरह से ये पहला जो अल्कोहल था दैट इज़ मिथेनॉल। चलिए दूसरा अल्कोहल हम स्टडी करेंगे, एंड इट इज़ इथेनॉल। सेकंड अल्कोहल इज़ इथेनॉल, जिसको आप कॉमनली इथिल अल्कोहल कह सकते हो, और इसका फार्मूला है C2H5OH। दिस इज़ कॉल्ड इथेनॉल और इथिल अल्कोहल। तो इथेनॉल हैविंग द फार्मूला C2H5OH इज़ ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर जो है आप फर्मेंटेशन प्रोडक्ट से जो है इसको कमर्शियली प्रिपेयर कर सकते हो। तो द ओल्डेस्ट मेथड इज़ फ्रॉम शुगर्स। तो शुगर्स के ज़रिए से आप यहाँ पर इथेनॉल का जो है प्रोडक्शन कर सकते हो। तो इस मेथड को जो हम फर्मेंटेशन मेथड कहेंगे। ठीक है, तो शुगर केन और फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। शुगर केन जिसको आप गन्ना कह सकते हो, तो गन्ना और जो अंगूर जिसको हम ग्रेप्स कह रहे हैं, तो इसको जो है आप क्या कीजिए, इसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो है आप कन्वर्ट कीजिए, एंड बोथ ऑफ विच हैव द फार्मूला C6H12O6। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों का फार्मूला है C6H12O6। तो जो शुगर केन या फिर जो ग्रेप्स होता है उसको हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो है कन्वर्ट करेंगे, और फिर आगे क्या होगा कि इसको जो है आप एंजाइम के प्रेजेंस में जो है कन्वर्ट कीजिए, और उस एंजाइम का नाम होगा इन्वर्टेज। तो शुगर केन या ग्रेप्स को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज़ इन्वर्टेज। ये इसके एंजाइम का नाम है जो शुगर केन या ग्रेप्स को जो है कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर। ठीक है, तो ये है इसका एंजाइम। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि इन्वर्टेज जो है ये शुगर केन और ग्रेप्स को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जाइमेज विच इज़ फाउंड इन ईस्ट। तो ये जो आप देखोगे, सॉरी ग्लूकोज अब यहाँ पे जो बन रहा है ध्यान से सुनिए, C6H12O6 ये दोनों का फार्मूला है। इसके फंक्शनल ग्रुप जो डिफरेंट है, ग्लूकोज के अंदर आपको अल्डिहाइडिक ग्रुप मिलेगा और फ्रुक्टोज के अंदर आपको कीटोनिक ग्रुप मिलेगा। आप ध्यान से सुनिए
कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जाइमेज विच इज़ फाउंड इन ईस्ट। तो ईस्ट के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है जाइमेज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो है फर्दर फर्मेंटेशन होगा एक दूसरे एंजाइम के साथ में जिसका नाम है जाइमेज, और ये जाइमेज आपको कहाँ मिलेगा? ईस्ट के अंदर मिलेगा। तो देखिए C6H12O11 यहाँ पर जो हम लेंगे, ये है आपके पास में जो मॉलिक्यूल है जिसको आप शुगर केन की शुगर जो है कह सकते हो, C12H22O11। तो चलिए देखते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोडक्ट से किस तरह से आपको यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल इथेनॉल का मिलता है। तो हम लेंगे C12H22O11। दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ डाइसैकेराइड, जिसको आप जो है शुगर केन की शुगर जो है कह सकते हो, सुक्रोज कह सकते हो। इसकी आपको जो है हाइड्रोलिसिस करना है। तो ग्रेप्स के अंदर जो शुगर होती है या फिर शुगर केन के अंदर जो शुगर होती है वो C12H22O11 है। इसकी आप जो है हाइड्रोलिसिस कीजिए, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा वो एंजाइम है इन्वर्टेज। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। तो ये मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा। तो आप इसको लिखिए C6H12O6 प्लस C6H12O6। दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। ये पहली जो है इसकी स्टेप हो गई। अब यहाँ पर जो है आपके सामने ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो भी होगा, इसको आप जो है जाइमेज के प्रेजेंस में जो है क्या कीजिए, इसका फर्मेंटेशन कीजिए। तो मैं यहाँ से जो है लेता हूँ C6H12O6, आइदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब आप इसकी जो है क्या कीजिए, फर्मेंटेशन कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, जो कि ईस्ट के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। ये जो है इसका एंजाइम है, और ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा 2 नंबर्स ऑफ इथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज़ होगी। तो ये बन जाएगा 2C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि दिस मॉलिक्यूल इज़ इथिल अल्कोहल और इट इज़ कॉल्ड इथेनॉल इन IUPAC। तो इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सुक्रोज सोर्स ऑफ शुगर्स। यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि जो ग्रेप्स होते हैं, है ना, तो ये जो है सोर्स ऑफ शुगर्स हैं, और इसके अंदर जो है ईस्ट भी होता है। तो क्या होगा कि एज ग्रेप्स राइपन, जब जो ग्रेप्स जो है राइप होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेस एंड ईस्ट ग्रोज ऑन द आउटर स्किन। तो यहाँ ध्यान रखिए, ग्रेप्स के अंदर जो है आपको ईस्ट भी मिलेगा और इसमें शुगर भी होगी। तो क्या होगा यहाँ पर जो प्रोसेस, ध्यान से सुनिए कि कौन से टाइप का जो इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है। तो एज ग्रेप्स राइपन द क्वांटिटी ऑफ द शुगर इंक्रीजेस एंड ईस्ट ग्रोज ऑन द आउटर स्किन ऑफ द ग्रेप। तो ये अगर ग्रेप है तो इसकी आउटर स्किन पर क्या होगा, ईस्ट जो है ये डेवलप हो रही है। ओके, प्रोसेस क्या हो रहा है वो समझो। मैं एक डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और अंदर जो है यहाँ पर जो है शुगर है। तो क्या होगा कि क्वांटिटी ऑफ शुगर जो है यहाँ पर इनसाइड जो है इंक्रीज़ हो रही है, और स्किन के ऊपर जो है क्या हो रहा है, ईस्ट जो है ग्रो कर रहा है। ठीक, अब आगे क्या होगा कि व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड, आप जो है इन ग्रेप्स को जब क्रश करते हो, इसको जो है तोड़ते हो, तो क्या होगा कि शुगर एंड द एंजाइम कम इन कॉन्टेक्ट एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट। तो ये जो ईस्ट है इसके अंदर जो एंजाइम है जाइमेज, वो और यहाँ अंदर की जो शुगर है, जब इसको आप तोड़ोगे, इसको क्रश करोगे, तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है कॉन्टेक्ट में आएंगे, और यहाँ से जो है फिर फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक कंडीशन, दैट इज़ इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पर जो है एनारोबिक कंडीशन जो है यूज़ होगी, एन एरोबिक, दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ एयर। आप इसको जो है नाम दीजिए एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, जिसमें ये जो स्किन के ऊपर जो ईस्ट ग्रो हुई है और अंदर की तरफ जो कौन सा शुगर है, तो जब इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी
तो यहाँ पर जो है ईस्ट भी जो है यहाँ पर सरफेस पर जो है ग्रो करेगा, और जब ग्रेप्स को आप ब्रेक करोगे तो दोनों चीज़ें जो है कांटेक्ट में आएगी और यहाँ से जो है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी जो कि फर्मेंटेशन की रिएक्शन होगी। और ये रिएक्शन जो है अनएरोबिक कंडीशन, जिसको आप इन एब्सेंस ऑफ एयर कहोगे, ये रिएक्शन यहाँ पर चलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। जो रिएक्शन अभी हमने स्टडी किया इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होगी। तो द एक्शन ऑफ जाइमेज इज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फॉर्म एक्सीड्स 14%। यहाँ पर जो है ध्यान रखना है, अल्कोहल का परसेंटेज जो है 14% से अगर ऊपर होना शुरू होता है तो उस वक्त तो क्या करते हैं कि जाइमेज का जो एक्शन जो है उसको इनहिबिट किया जाता है, उसको जो है रोका जाता है। ठीक, यहाँ पर जो है 14% से ज़्यादा जो अल्कोहल का जो है कॉन्सेंट्रेशन होने नहीं देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि इफ़ एयर गेट्स इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर, the oxygen of air oxidizes ethanol to ethanoic acid which in turn destroy the taste of alcoholic drinks। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि अगर इस फर्मेंटेशन प्रोडक्ट के अंदर जो है हवा चली जाए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम एब्सेंस ऑफ एयर में ये प्रोसेस कर रहे हैं, अगर हवा चली जाए तो क्या होगा कि जो इथेनॉल फॉर्म हो रहा है, ये हवा जो है इथेनॉल को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करके इथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड कहेंगे, वो फॉर्म होगा। और ये एसिटिक एसिड क्या करेगा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स की जो पर्टिकुलर जो क्या कहना चाहिए कि उसकी जो टेस्ट होता है उसको जो है डिस्ट्रॉय करता है। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स को का जो पर्टिकुलर टेस्ट होता है वो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड के फॉर्मेशन से क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि रिएक्शन को एब्सेंस ऑफ एयर में भी एयर में करना है, और साथ ही साथ जो है परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो है ये 14% से ज़्यादा आपको होने नहीं देना है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जो जाइमेज जो है ये ईस्ट है, इसकी एक्टिविटी को आपको क्या करना है, इनहिबिट करना है, इसको जो है रोकने का काम करना है। तो इथेनॉल इज़ कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 351। इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 351 केल्विन। यह है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो इथेनॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लेबोरेटरी रिएजेंट है, जो बहुत सारे जो है कार्बन कंपाउंड के मैन्युफैक्चर में स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर जो है यूज़ होता है। ठीक है, द कमर्शियल अल्कोहल इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट सम कॉपर सल्फेट टू गिव इट अ कलर एंड पिरिडीन दैट गिव्स अ फाउल स्मेल फॉर दैट ड्रिंक। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जो कमर्शियल अल्कोहल बनता है इथेनॉल, बहुत सारे लोग जो है इसको शराब के तौर पर जो है पी लेते हैं। तो लोगों को इसको पीने से रोकने के लिए, जिसको हम नाम देंगे अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। जो ब्लू कलर का जो है सॉलिड है, तो कॉपर सल्फेट मिलाने से क्या होता है कि ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो जो भी पर्सन इसको पीने की कोशिश करेगा तो ब्लू कलर देखकर वो उससे बचने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो है पिरिडीन मिला देते हैं। तो पिरिडीन मिलाने से इसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल आती है, बहुत ही ज़्यादा बदबू होती है। तो उसकी वजह से भी लोग जो उसको पीने से बचते हैं। तो उसको हम नाम देंगे कि दैट अल्कोहल, दैट कमर्शियल अल्कोहल इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो इसके अंदर जो है दो चीज़ें होती है, एक कॉपर सल्फेट होता है और दूसरा पिरिडीन होता है। तो ध्यान से सुनिए, कॉपर सल्फेट इसको जो है ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा और पिरिडीन जो है इसमें फाउल ऑर्डर, बहुत ही ज़्यादा जो है बदबू जो है इसमें पैदा करता है, जिसकी वजह से लोग इसको पीने से जो है बचते हैं। तो इसको हम जो है नाम देंगे कि दैट अल्कोहल इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम नाम देंगे डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस प्रोसेस को हम जो है नाम देते हैं डीनेचुरेशन ऑफ alcohol. The alcohol made unfit for drinking, the process is called as denaturation of alcohol. And nowadays large quantity of ethanol are obtained by hydration of ethene. इसके पहले हमने पीछे अल्कोहल के फॉर्मेशन में जो है रिएक्शन हमने स्टडी किया है, हाइड्रेशन ऑफ ईथीन। दैट मीन्स ईथीन को जो है आप वाटर के साथ जो है रिएक्ट कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब जो है लार्ज
क्वांटिटी पर जो है अल्कोहल को, जिसको हम इथेनॉल कह रहे हैं, उसको प्रिपेयर करने के लिए इथीन का हाइड्रेशन जो है ये रिएक्शन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स थे, जिसमें 2 अल्कोहल हमने स्टडी किया, मीथेनॉल और दूसरा इथेनॉल। तो यहाँ पर जो है अल्कोहल फेनॉल वाला टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक होगा जो ईथर्स, वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।